Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying taxation law and that is the last question of Income Tax Act 1961. After that we will start next act. Uh, Question is, how can a defaulter SSC under the Income Tax Act 1961 be prosecuted? Give provisions related to the prosecution under this act. तो इस एक्ट के अंडर पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन का क्या प्रोसीजर है, हमने ये देखना है. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, उसको हम देखेंगे. और क्या क्या पेनल्टीज इम्पोज की जा सकती हैं डिफॉल्टर टैक्स पेयर पे, और इन विच सर्कमस्टांसेस टैक्स पेयर में बी प्रोसिक्यूटेड अंडर दिस एक्ट. तो ये दोनों कंडीशंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो एक तो पेनल्टी प्रोसिक्यूशन में डिफरेंट भी देखेंगे और क्या क्या पेनल्टीज जो है लगाई जा सकती हैं इस एक्ट के अंडर डिफॉल्टर टैक्स पेयर पे, या फिर किस तरीके की प्रोसिक्यूशन जो है स्टार्ट की जा सकती है. प्रोसिक्यूशन मीन्स द क्रिमिनल प्रोसीडिंग जब किसी भी टैक्स पेयर के अगेंस्ट स्टार्ट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसिक्यूशन. तो देखिए, देयर आर 4 टाइप ऑफ कंसेप्ट इन द इनकम टैक्स एक्ट. तो इनकम टैक्स के अंडर आपको बेसिकली 4 कंसेप्ट को पढ़ना होता है. टैक्स क्या है, उस पर कितना इंटरेस्ट लगता है, पेनल्टी क्या कब लगती है, और प्रोसिक्यूशन कब होती है. प्रोसिक्यूशन को हिंदी में आई थिंक अभियोजन बोलते हैं. टैक्स इज पेबल अपॉन टैक्सेबल इनकम. टैक्स हमेशा टैक्सेबल इनकम पे दिया जाता है. एज यू नो कि अगर आपकी सैलरी जो है, आपकी जो इनकम है, एक टैक्सेबल लिमिट को क्रॉस कर जाती है, तो आफ्टर दैट यू हैव टू गिव अ टैक्स टू द अथॉरिटी. इंटरेस्ट इज पेड अपॉन द डिले इन द पेमेंट ऑफ टैक्स. तो टैक्स जो है हमेशा टैक्सेबल इनकम पे दिया जाता है. इंटरेस्ट आप तब पे करते हैं जब आप इनकम टैक्स को पे करने में डिले करते हैं. पेनल्टी इज इम्पोज ऑन इग्नोरिंग द प्रोविजन रिलेटेड टू द इनकम टैक्स. पेनल्टी आप पे तब लगती है. पेनल्टी मीन्स यहाँ पे आपको फाइनेंशियली आपको कोई ना कोई जुर्माना जब देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पेनल्टी. वो कब होता है, जब आप इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविज़न को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं. और प्रोसिक्यूशन आप पे तब होती है जब आप इस एक्ट के अंडर इंटेंशनली कोई ऑफेंस कमिटेड करते हैं. तो इन दोनों सिचुएशन को आपने यहाँ पे पढ़ना है कि किस कंडीशन पे इनकम टैक्स असेसी पे, टैक्स पेयर पे पेनल्टी लगती है, और किस सिचुएशन में उसके अगेंस्ट जो है प्रोसिक्यूशन जो है स्टार्ट हो जाती है. तो सेक्शन 270 टू 275 प्रोवाइड फॉर द पेनल्टी एंड सेक्शन 275A टू 280 प्रोवाइड्स अबाउट द प्रोसिक्यूशन. तो सेक्शन 270 से लेके 275 तक जो है वो बात की जा रही है पेनल्टी की, और 275A से लेके 280 तक जो है बात की जाती है प्रोसिक्यूशन को. ये आपने यहाँ पे पढ़ना है. तो सबसे पहले एक डिफरेंस जो है पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन में देख लेते हैं. देखिए, द मेन डिफरेंस इज़ द मेंटल सिचुएशन. बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पेनल्टी जब आप पे इम्पोज होती है तो ये नहीं देखा जाता कि व्हाट इज़ आपकी मेंटल सिचुएशन क्या थी. आपने डेलिबरेटली वो किया या बिना डेलिब्रेशन के किया, इंटेंशनली किया या अनइंटेंशनली किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मीन्स कि अगर आप टैक्स पे करने में आपसे देरी होगी, मान लीजिए टैक्स पे करने में आपसे देरी होगी, चाहे वो आपने जानबूझ के की या आपसे गलती से हो गया, दोनों ही सिचुएशन में आपको पेनल्टी भरनी ही पड़ती है. तो मेंटल तो पेनल्टी की सिचुएशन में मेंटल सिचुएशन को प्रूव करना जरूरी नहीं है. लेकिन जब आपको इस एक्ट के अंडर अगर आपको क्राइम करते हैं तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा. तो यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि ही हैज़ अटेंशन इंटेंशन टू डू सच क्राइम अंडर दिस एक्ट. तो जब प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होती है तो मेंटल सिचुएशन को हमेशा ध्यान में रखा था, उसको प्रूव करना पड़ता है कि उसकी इंटेंशन थी ये काम करने की. लेकिन जब पेनल्टी इम्पोज होती है तो पेनल्टी में आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी, कोई भी फर्क वहाँ पे नहीं पड़ता. दैट इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू. सेकंड आपके पास यहाँ पे द नेचर ऑफ पेनल्टी इज ऑफ एडिशनल टैक्स एंड नॉट पीनल वेयर एज द रिजल्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन पनिशमेंट. यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि नेचर क्या है पेनल्टी की. आप पे एडिशनल टैक्स इम्पोज होगा एज ए पेनल्टी. आपका टैक्स 5,000 था, आपने लेट जमा करवाया तो आप पे 1,000 की पेनल्टी लगी, आपको 6,000 देना पड़ा. तो ये क्या हो गया, आपका एडिशनल टैक्स हो गया. तो नेचर क्या है पेनल्टी की, एडिशनल टैक्स, बट नॉट पीनल वेयर एज द रिजल्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन पनिशमेंट. लेकिन प्रोसिक्यूशन की नेचर क्या है, पनिशमेंट. आपको पनिशमेंट होगी जब आपने इस एक्ट के अंडर आपने कोई क्राइम कमिट किया होगा. तो
मीन्स आपने अथॉरिटी के ऑर्डर को नहीं माना, अकाउंट बुक जो है टाइम पे सबमिट नहीं की, अपने अकाउंट को ऑडिट नहीं करवाया, पैन कार्ड की डिटेल्स गलत दी, दैट काइंड ऑफ क्राइम जो अगर आप इसमें करते हैं, जो आगे सारे डिस्क्राइब हैं उनको आप देख लेंगे कि क्या क्या क्राइम हो सकते हैं और क्या क्या पेनल्टीज जो है हो सकती हैं। तीसरा, द प्रोसीडिंग ऑफ पेनल्टी इज कंप्लीटेड अलॉन्ग विद द असेसमेंट। तो जब आपके टैक्स की असेसमेंट हो रही होती है, पेनल्टी तभी इम्पोज हो जाती है जनरली। आपने 5 तारीख को आपने टैक्स जमा कराना था, तो 5 के बाद आप पे पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाती है। अब 6 को आपने कराया तो जो 100 रुपये या 200 रुपये होगा पेनल्टी, तो असेसमेंट के दौरान ही आपकी जो है पेनल्टी वहाँ पे आपको लग जाती है। लेकिन प्रोसीडिंग और प्रोसिक्यूशन कंडक्टेड सेपरेटली, लेकिन प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग सेपरेटली जो है स्टार्ट होती है फ्रॉम द असेसमेंट, नॉट द असेसमेंट ऑफ द टैक्स। तो इसकी प्रोसीडिंग जो है पेनल्टी की प्रोसीडिंग साथ साथ में हो जाती है ड्यूरिंग असेसमेंट, लेकिन प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग सेपरेटली होती है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द पेनल्टी इज टू प्रिवेंट द रेपिटेशन ऑफ द डिफॉल्ट। तो पेनल्टी का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों पेनल्टी लगाई जाती है? ताकि उस डिफॉल्ट को वो टैक्स पेयर फिर से ना करे, रेपिटेशन ना करे उसकी। लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या है कि पनिश करना उस एसएससी को, उस टैक्स पेयर को, ताकि गिल्टी पर्सन के माइंड में फेयर क्रिएट हो, बाकी भी जो टैक्स पेयर है वो भी कोई क्राइम करने की ना सोचें, इसलिए पनिशमेंट का प्रोविजन है। नेक्स्ट आपके पास, इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर टू इम्पोज पेनल्टी वेयर इज द प्रोसिक्यूशन इज नॉट। जॉट नहीं होगा, नॉट होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ये असेसिंग ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वो आप पे पेनल्टी लगाए या ना लगाए। वो आपकी पेनल्टी को माफ़ भी कर सकता है। इट ऑल डिपेंड अपॉन द कि आपका बिहेव कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी नेचर ऑफ ब्रीच क्या है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है, आपने किस तरीके का जो है वहाँ पे फॉल्ट किया है। ऑफेंस नहीं बोलूँगा, फॉल्ट बोलूँगा, किस तरीके का फॉल्ट आपने किया है। तो असेसिंग ऑफिसर की ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो आप पे पेनल्टी इम्पोज करे या फिर आपको बोले कि जितना आपका टैक्स है जमा करवा दो। लेकिन प्रोसिक्यूशन जो है वो डिपेंड नहीं करती है असेसिंग ऑफिसर पे, उसमें तो सज़ा होगी ही होगी, वो उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब पेनल्टीज़ क्या क्या है देख लीजिए। अब बहुत सारी पेनल्टी यहाँ पे दी गई हैं, आप मेन पेनल्टी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सेक्शन 272-75 प्रोवाइड फॉर द पेनल्टी। किस ऑफेंस के लिए, किस डिफ़ॉल्ट के लिए पेनल्टी आती है, ये आप देख सकते हैं। पेनल्टी अपॉन नॉट फाइलिंग रिटर्न कंसीलमेंट ऑफ इनकम। तो पहली बात देखिए यहाँ पे, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, दैट इज़ योर फॉल्ट। यू हैव एक्सीडल इनकम, आपकी इनकम एक्सीड कर रही थी, टैक्सेबल इनकम आपकी बन रही थी, यू शुड हैव फाइल द रिटर्न। आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, या फिर आपने अपनी इनकम को छुपाया, कंसीलमेंट ऑफ इनकम, तो उस कंडीशन में असेसिंग ऑफिसर आप पे पेनल्टी लगा सकता है। ये आप बताया। इफ़ द असेसिंग ऑफिसर कमिश्नर अपील और कमिश्नर इज सेटिस्फाइड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। तो जब कमिश्नर अपील या फिर कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर जो है वो जब किसी केस को सुन रहा है इस एक्ट के अंडर और वो सेटिस्फाई हो जाता है दैट हैज़ नॉट, कोई भी पर्सन हैज़ नॉट फॉलो द नोटिस, उसको नोटिस दिया गया था। नोटिस आपको पता है कि जब अथॉरिटी को लगता है कि इसकी इनकम एक्सीड कर रही है तो वो नोटिस सेंड करती है कि आप अपना रिटर्न फाइल करिए। तो सेक्शन 142(1) में अगर नोटिस सर्व करने के बाद भी अगर वो वहाँ पे रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसको वहाँ पे पेनल्टी लग सकती है। कितनी? 10,000 की पेनल्टी लग सकती है फॉर एवरी डिफॉल्ट। हैज़ कंसील्ड रिटर्न ऑफ इनकम, या फिर उसने इनकम की रिटर्न को कंसील किया है, या फिर उसने इनकम की रॉन्ग डिटेल फाइल किया है, या रिटर्न जो भरा है वो गलत भरा है, तो उस कंडीशन पे भी उसको जो है पेनल्टी लग सकती है। ठीक है जी। तो पहला आपको ये याद रखना है कि पेनल्टी कब लग सकती है सेक्शन 275 के अंडर, जब वो रिटर्न फाइल नहीं करता है, इनकम की स्टेटमेंट नहीं देता है, या फिर कंसीलमेंट ऑफ इनकम करता है, या फिर रॉन्ग रिटर्न फाइल वहाँ पे करता है। सच पेनल्टी शैल बी इम्पोज एज एडिशनल टैक्स। ये पहले पढ़ चुके हैं, जो पेनल्टी लगती है वो आपका एडिशनल टैक्स होता है। CA इब्राहिम वर्सेस कमीशन ऑफ इनकम टैक्स के बारे में ये बताया गया। सेकंड आपके पास है पेनल्टी ऑन नॉट मेंटेनिंग अकाउंट बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स।
अथॉरिटी हमेशा एक्सपेक्ट करती है किसी भी पर्सन से, किसी भी फर्म से, किसी भी बिजनेस ऑनर को कि वो हमेशा जो है अपनी अकाउंट बुक को मेंटेन करें। दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ द टैक्स पेयर। अगर वो अपने अकाउंट बुक मेंटेन नहीं करता है, जब अथॉरिटी आपसे आपके अकाउंट में डिमांड करती है या उनको वो सर्च करना चाहती है, उनको सीज करना चाहती है या आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगती है लेकिन आप प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं फॉर नॉट मेंटेनिंग अकाउंट बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो आपको पेनल्टी लग सकती है। इफ़ एनी पर्सन फेल्स टू मेंटेन और कीप अकाउंट बुक्स डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44A or rules framed during the previous year, assessing officer or commissioner appeal shall impose 25,000 as per penalty। तो सेक्शन 271A के अंदर जो है नॉट मेंटेनिंग अकाउंट बुक्स और डॉक्यूमेंट, तो असेसिंग ऑफिसर वहाँ 25,000 तक का जुर्माना जो है लगा सकता है। Penalty on failure to maintain the information and document is international exchange। तो जब एक पर्सन जो है इंफॉर्मेशन मेंटेन करने में फेल हो, किसी भी डॉक्यूमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो देने में फेल हो जाता है अथॉरिटी को, अथॉरिटी जब भी किसी भी टैक्स पेयर से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ टैक्स पेयर टू प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन। तो अगर वो इंफॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं या इंटरनेशनल एक्सचेंज के डॉक्यूमेंट वो टाइमली प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी वहाँ पे पेनल्टी हो सकती है। ये जो है फाइनेंस एक्ट 2001 में जोड़ा गया था। पेनल्टी ऑन फेलियर टू ऑडिट द अकाउंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनकम टैक्स अथॉरिटी चाहती है कि हर साल आप अपने अकाउंट्स का जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, जितना भी लेन देन हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है, इनकम हुई है, उसका ऑडिट करवाइए आप। इफ़ एनी पर्सन फेल टू ऑडिट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 44AB and present the audit report of the previous year related to the assessment year, the assessing officer may impose upon such person a penalty equivalent to the half percentage of the sale turnover of gross received on 1 lakh rupees whichever is less। तो यहाँ पे साफ बोला गया है कि अगर आपने अकाउंट को ऑडिट आपने नहीं करवाया तो असेसिंग ऑफिसर आपको पेनल्टी वहाँ पे लगा सकता है। पेनल्टी कितनी? उस साल की जितनी भी आपकी सेल हुई थी उसका आधा, जितना भी आपका प्रोडक्शन हुआ था उसका आधा, या फिर 1 लाख जो विच एवर इज लेस। नेक्स्ट है पेनल्टी ऑन फेलियर टू प्रेजेंट ऑडिट रिपोर्ट। तो एक तो आपने अपने अकाउंट का ऑडिट नहीं करवाया, दूसरा अपने ऑडिटर की रिपोर्ट। तो ऑडिट कौन करेगा? ऑडिटर करेगा। हर कंपनी हर पर्सन कोई भी होगी तो उसका ऑडिट करने के लिए एक ऑडिटर होगा। तो ऑडिट ही नहीं करवाया तो ऑडिटर रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी? क्योंकि उसी ऑडिटर ने उस ऑडिट की रिपोर्ट देनी थी। अगर आपने टाइमली जो है अपने ऑडिटर की जो रिपोर्ट है कंपनी या पर्सन के अकाउंट की ऑडिट से रिलेटेड वो टाइमली जमा नहीं करवाई है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे फाइन जो है लग सकता है अप टू 1 लाख। इसके अलावा पेनल्टी ऑन फेलियर टू इन्वेस्ट कैपिटल इश्यूज। इफ एनी पर्सन फेल टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल कलेक्शन फ्रॉम द पब्लिक एज अ कंपनी, जब आप पब्लिक से जो है शेयर डिमांड करते हैं और वो जो कैपिटल वो पैसा आता है उसको इन्वेस्ट नहीं करते हैं एज पर द प्रॉस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, तो उस कंडीशन में भी जो है आपको टैक्स जो है पेनल्टी जो आपको देनी पड़ सकती है। तो टोटल अमाउंट जितना भी अमाउंट आपने कलेक्ट किया था, कैपिटल आपने कलेक्ट की थी, उसका 20% एज ए पेनल्टी आपको देना पड़ सकता है। इसके अलावा सेक्शन 266SS के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है? पेनल्टी ऑन नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ द सेक्शन। अगर आप देखिए यहाँ पे जो आगे बताए गए हैं कि अगर इन प्रोविजंस को, इन सेक्शन के प्रोविज़न को आपको फॉलो नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में भी पेनल्टी हो सकती है। जैसे 266S के प्रोविज़न को फॉलो नहीं करते तो पेनल्टी होगी। अगर आप 269A के प्रोविज़न को फॉलो नहीं करते तो पेनल्टी होगी। अगर आप फाइल रिटर्न नहीं हुआ, फेलियर टू फाइल रिटर्न, अगर आप रिटर्न ही फाइल नहीं करते हैं सेक्शन 139 के अंडर, तो सीधा 5,000 का आपको पेनल्टी होगी। पेनल्टी ऑफ फेलियर टू प्रेजेंट एनुअल इन्फॉर्मेशन। एनुअल इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स अथॉरिटी आपसे मांग सकती है सेक्शन 285A के अकॉर्डिंग। अगर आप जमा नहीं करवाते हैं तो आपको 100 रुपये का जुर्माना लगेगा। डे बाय डे ये चलता है, जब तक आप जो है डिफ़ॉल्ट करते रहेंगे डे बाय डे आपका 100 रुपये जुर्माना वहाँ पे एज अ पेनल्टी जो आपको चलता रहेगा। सेक्शन 92C के अंडर जो भी इंफॉर्मेशन डिमांड की गई थी अगर उसको आप जमा नहीं करवाते तो उस कंडीशन में भी आपको जो है वहाँ पे पेनल्टी लग सकती है।
पेनल्टी ऑन फेलियर टू आंसर, आपसे कुछ क्वेश्चन जो है अथॉरिटी ने पूछे हैं बाय नोटिस कि बताइए आपका इनकम का सोर्स क्या था, या किसी तरीके के क्वेश्चन आपसे मांगे पूछे जा सकते हैं। अगर आप उन नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, उन आंसर का जवाब नहीं देते हैं जो कि थ्रू नोटिस उनसे पूछे गए हैं, तो पेनल्टी जो है 10,000 की वहाँ पे लग सकती है। इसके अलावा फेलियर टू फॉलो प्रोविजन सेक्शन 133A बी के सेक्शन को प्रोविज़न को फॉलो नहीं करेंगे, या सेक्शन 139 के प्रोविज़न को फॉलो नहीं करेंगे, सिंपल है ये सारे। अगर सेक्शन 206 के प्रोविज़न को फॉलो नहीं करेंगे तो 10,000 की पेनल्टी, 10,000 की पेनल्टी। 139 में जहाँ पे पैन कार्ड की डिटेल देना जरूरी है, पैन कार्ड बनवाना जरूरी है, वो नहीं करते हैं तो 10,000 की पेनल्टी वहाँ पे लग सकती है। अगर एडवांस टैक्स को आप रॉन्ग इवेल्यूएट करते हैं सेक्शन 209 के अंडर, तब भी पेनल्टी वहाँ पे लग सकती है। ठीक है जी। अब तो ये होगी पेनल्टीज, तो बड़ी सारी पेनल्टी यहाँ पे इम्पोज हो सकती हैं। ये इसलिए इम्पोज की जाती हैं ताकि टैक्स पेयर जो है फिर से ऐसा डिफ़ॉल्ट ना करे, और ये एक एडिशनल टैक्स होता है जैसे आपने पढ़ा। अब ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन, तो सेक्शन 275A टू 280 जो है यहाँ पे बात करता है कि कौन कौन से ऑफेंस जो है इस एक्ट के अंडर हो सकते हैं और क्या क्या पनिशमेंट वहाँ पे हो सकती है। प्रोसिक्यूशन मीन्स क्रिमिनल केस उस पर चलेगा। सबसे पहले कौन सा ऑफेंस, निगलेक्ट ऑफ द प्रोविजन रिलेटेड टू द सर्च एंड सीजर अंडर सेक्शन 132(1) और सेक्शन 132(3). तो सेक्शन 132 क्लॉज 1, सेक्शन 132 क्लॉज 3 के अंडर जो है अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो किसी भी प्रोवाइसेस में घुस के वहाँ पे सर्च या सीजर कर सकता है। कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बुलियंस, ज्वेलरी, उसको सीज कर सकता है, जब्त कर सकता है। तो अगर कोई भी पर्सन अगर ये कार्रवाई वहाँ पे नहीं होने दे रहा है, जो मालिक होगा सर्च नहीं करने दे रहा है, सीजर नहीं करने दे रहा है, तो उस कंडीशन में रेग्रियस इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर और फाइन भी उसको हो सकता है। तो 2 साल की सज़ा, कठोर कारावास होगा। रेग्रियस एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है और एक कठोर कारावास होता है, मीन्स रेग्रियस इम्प्रिजनमेंट होती है। तो रेग्रियस इम्प्रिजनमेंट 2 साल की वहाँ पे हो सकती है इफ़ यू आर निगलेक्टिंग द प्रोविजन ऑफ सर्च एंड सीजर। सेकेंड, डू नॉट मेक अवेलेबल फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट और अकाउंट बुक। कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जिसके पास पावर है वो किसी भी प्रीमाइसेस में, किसी भी पर्सन या किसी भी टैक्स पेयर के प्रीमाइसेस में घुस के वहाँ पे डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकती है, इंस्पेक्शन कर सकती है। और वहाँ पे अगर आप उसको प्रॉपर फैसिलिटी इंस्पेक्शन के लिए प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, जो कि ऑफिसर्स आए हुए हैं, तब भी आपको रेग्रिस इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर वहाँ पे हो सकता है। तीसरा, फ्रॉडुलेंट डिस्पोजल, कंसीलमेंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और डिलीवर टू अदर पर्सन टू अवॉइड रिकवरी ऑफ टैक्स। टैक्स की रिकवरी को अवॉइड करने के लिए, वाइड करने के लिए आप फ्रॉडुलेंट डिस्पोजल करते हैं, कुछ चीज़ों को छुपाते हैं, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं, डिलीवर करते हैं, उस कंडीशन में भी रेग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर आपको हो सकती है और फाइन भी साथ में हो सकता है। नेग्लेक्ट ऑफ द लाइबिलिटीज मेंशन इन सेक्शन 178 क्लॉज 1 सेक्शन 178(3). तो इन दोनों प्रोविज़न के अंडर अगर आप लाइबिलिटी को पूरा नहीं करते हैं, 2 साल की सज़ा वहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू सेंट्रल गवर्नमेंट निगलेक्टिंग द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 269 सेक्शन के प्रोविज़न को जो है निगलेक्ट करते हुए अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है रेग्रिस इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर हो सकती है। फेलियर टू पे द टैक्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 12D और सेक्शन 17B। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर आप टाइमली अपना टैक्स डिपॉजिट नहीं करते हैं तो रेग्रेस इम्प्रिजनमेंट 3 साल का वहाँ पे हो सकता है, जिसको एक्सटेंड भी किया जाता है 7 ईयर तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। डिफ़ॉल्ट इन इवेल्यूटिंग टैक्स ऑन द सोर्स अंडर सेक्शन 206। तो अगर आप टैक्स को एट सोर्स उसको इवेल्यूट गलत तरीके से कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको 7 साल तक की रेग्रेस इम्प्रिजनमेंट वहाँ पे हो सकती है। इंटेंशनली अटेम्प्टिंग टू निगलेक्ट टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट, जानबूझ के, क्योंकि प्रोसिक्यूशन जो है वहाँ पे प्रूव करना पड़ता है कि उसने जानबूझ के सकी, इसलिए लिखा है इंटेंशनली। वो जानबूझ के टैक्स को निगलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पेनल्टी नहीं दे रहा है, उस पर इंटरेस्ट जमा नहीं करा रहा है। तो इफ़ द अमाउंट ऑफ टैक्स निगलेक्ट इन मोर देन 1 लाख, और जो अमाउंट टैक्स का बनता है अगर वो 1 लाख से ऊपर है, तो फिर रेग्रेस इम्प्रिजनमेंट तो होगी,
जो कि 7 साल तक भी हो सकती है, और उसको जो है आगे 3 महीने तक और भी बढ़ाया जा सकता है, और फाइन तो साथ में लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट इन परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 142 क्लॉज 1 और 139(1), जिसमें कि रिटर्न फाइल करनी थी, प्रेजेंटेशन और रिटर्न करनी थी, अगर वो आपने टाइमली नहीं किया है, प्रेस्क्राइब टाइम के अंडर नहीं किया है, तब भी आपको जो है यहाँ पे पनिशमेंट हो सकती है। डिफ़ॉल्ट इन प्रेजेंटिंग रिटर्न इन मैटर ऑफ सर्च अंडर सेक्शन 158, तो जब सर्च के बाद आपको रिटर्न फाइल करने के लिए बोला गया और सर्च के बाद भी आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं पिछले 6 साल का, जैसे कि आपने पढ़ा था, तो उस कंडीशन में रेगरेस इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर का होता है। एक चीज़ आपने ध्यान में देखी होगी कि हर एक केस में सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं है, रेगरेस इम्प्रिजनमेंट है, बिकॉज टैक्स चोरी जो है इससे देश को नुकसान होता है। हमारे जो इंटरेस्ट है, दैट इज़ जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट है, जिससे हमारे इंडिया को डेवलप किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मौजूद किया जा सकता है, वो है टैक्स। अगर टैक्स कलेक्शन ठीक नहीं होगी तो देश तरक्की भी नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे रेग्रेस इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न जो है रखा गया है। फॉल्स स्टेटमेंट इन अल्टरेशन और प्रोड्यूस फॉल्स अकाउंट बुक, फॉल्स अकाउंट बुक देना या फॉल्स स्टेटमेंट देना या उसमें अल्टरेशन करना सेक्शन 276 के अंडर तब भी जो है रेग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। फॉल्सिफिकेशन ऑफ द अकाउंट बुक, गलत अकाउंट बुक जमा करवाना टू अवॉइड टैक्स, 3 साल की सज़ा वहाँ पे हो सकती है। एंटाइस अबाउट द फॉल्स रिटर्न, किसी पर्सन को फॉल्स रिटर्न भरने के लिए इंटाइस करना, उसको मजबूर करना, तो उस कंडीशन में भी पेनल्टी वहाँ पे हो सकती है। तो कुछ पेनल्टीज यहाँ पे दी, प्रोसिक्यूशन यहाँ पे बताई और उनके ऑफेंस भी यहाँ पे बताए और क्या क्या वहाँ पे पनिशमेंट हो सकती है ये भी बताया, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑफेंस बाय द कंपनी, अगर कंपनी ऑफेंस करती है तब क्या होगा, मीन्स अगर वो ऑफेंस करती है तो किस पे जो है वहाँ पे प्रोसिक्यूशन होगी। इफ़ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज़ कमिटेड बाय द कंपनी, तो कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी को चला कौन रहा है, द मैनेजर, द डायरेक्टर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी मे बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर सच ऑफेंस। तो कंपनी को तो पनिश नहीं कर सकते, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन, तो आप अरेस्ट किसको करेंगे, उस कंपनी के मैनेजर को, डायरेक्टर को, सेक्रेटरी को, एनी अदर पर्सन, उस पर प्रोसिक्यूशन भी करेंगे और उसको पनिश भी वहाँ पे करेंगे। बट सच पर्सन नॉट बी पनिश्ड ओनली व्हेन इट इज़ प्रूव्ड, लेकिन इन पर्सन को जो पनिश नहीं किया सकता अगर ये प्रूव हो जाए ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज, मीन्स अगर मैनेजर कोई ऑफेंस हुआ है लेकिन मैनेजर को, डायरेक्टर को, सेक्रेटरी को इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था, उस कंडीशन में आप इनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। ही मेड एवरी पॉसिबल अटैम्प्ट टू प्रिवेंट द ऑफेंस, और मैनेजर, डायरेक्टर, ऑफिसर ने जब ये ऑफेंस हो रहा था उसको रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। दिस सिस्टम इज मैंडेटरी वेयर बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन आर प्रेस्क्राइब, द कोर्ट कैन नॉट ओनली इम्पोज फाइन। असिस्टेंट कमिश्नर असेसमेंट सेकंड बेंगलोर वर्सेस मलियप्पा टेक्सटाइल लिमिटेड के केसेस में यही बोला गया कि अगर ये सिस्टम जो है, इस एक्ट के अंडर ये सिस्टम जो है ये मैंडेटरी है, और इम्प्रिजनमेंट और फाइन जो है ये दोनों कोर्ट को देना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ फाइन लगा दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है। तो जब प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो जाती है तो उसको वहाँ पे सज़ा देना भी ज़रूरी है और फाइन भी लगाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोर्ट सिर्फ फाइन लगाए, अगर उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट, फाइन तभी लगेगा जब पेनल्टी चल रही है, लेकिन जब प्रोसिक्यूशन हुआ है उस कंडीशन में उसको यहाँ पे दोनों चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं। थैंक यू सो मच।